तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र हैं क्लास के अंतर्गत आ चुके हैं, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। फटाफट से बता दीजिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी तो आपको नहीं है। क्लास के अंदर जिस प्रकार से आप आए हैं, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहूँगा। बहुत अच्छा लगा यार आप सबको यहाँ देख के। कारण क्या था कि आज मुझे लग रहा था कि क्लास की अधिकता आज बहुत ज़्यादा है हमारी। बहुत मेजॉरिटी में मैं क्लासेस ले रहा हूँ आज। आज पूरे दिन मैंने क्लासेस लगाई हुई हैं अपनी और इसके पीछे का कारण यही है कि मैं नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार से कोई भी बुरी ताकत आपके ऊपर हावी हो जाए। इसी वजह से मैंने पूरे दिन की क्लासेस लगा दी। अब यहाँ पे आ जाना ये दर्शाता है कि आप बिल्कुल भी डिमोटिवेटेड नहीं हैं, आप दूसरी दिशा में अग्रसित नहीं हैं। तो ये सबसे बड़ी आपकी पहली जीत तो आपकी यही ये हो जाती है कि आप सभी लोग क्लास के अंदर मौजूद हैं। आप सभी को मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, राम-राम भाई और आप सभी का यहाँ आ जाना मुझे दिल से अच्छा लगा। आई आई जस्ट फील इट बाय द हर्ट। ये ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़रूरी है, मानवों का अधिकार। अब मैंने इसको आज ही पढ़ाने का निर्णय क्यों लिया? देखो यार सीधी बात है, आज जो है ना, आज एक बड़ा खास दिवस है। आज आपको देखने को मिलता है ब्लैक डे, जो आपको 14th ऑफ फेब को देखने को मिलता है। तो इसी वजह से मुझे लगा कि ब्लैक डे पर ही ह्यूमन राइट्स के बारे में चर्चा की जाए, जिससे कि आप जानें कि मानवों के अधिकार क्या है। और कुछ ऐसे भी मानव हैं जो मानव ना हो कि महामानव हैं, जो आप सभी लोगों की रक्षा करते हैं, परंतु उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। ठीक है? याद रखना। और बहुत सारे लोगों को मैं आज ये भी देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों का कहना ये भी होता है कि जी हम तो खुशियाँ मनाने के दिन ढूँढते हैं और खुशियाँ मनाने के दिन ढूँढते हैं इसलिए जी आज हम ये मना लेते हैं। ये सब चीज़ छोड़िए, महाशिवरात्रि की तैयारी करिए, कल महाशिवरात्रि है, आज आप ब्लैक डे ऑब्जर्वेशन के बारे में भी ध्यान रखिए। अब यहाँ पर कुछ लोगों को ये गलतफ़हमी थी कि जीत सर एनटीपीसी के एग्ज़ाम डेट आने की वजह से जो यूपीएसआई की सीरीज़ थी वो नहीं करवा पाएँगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं आपको वचन दे चुका था कि मैं आपको 30 डेज़ पूरे कराऊँगा यूपीएसआई के और भैया अब बात है बात की। अब अगर मेरी बात निकल गई मेरे मुँह तय, तो एक बार अगर कह दी तो फिर कह दी कि ह्यूमन राइट्स की हम क्लास करने वाले हैं। अब मैं आपको बता दूँ ह्यूमन राइट्स आपको मूल विधि के लिए भी ज़रूरी है। ये मूल विधि के बेसिस पर भी ज़रूरी होता है और ये यूपी कांस्टेबल में भी भर-भर के पूछा जाता है। तो इसके लिए आप रेडी रहिए, चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझिए। एक तरफ़ा क्लास को लाइक करके माहौल को पूरा बनाते हैं। ठीक है? चलिए, तो हम बात करते हैं चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए कि क्या-क्या पॉइंटर्स आज हम समझने वाले हैं। मैं आपको बता दूँ ये पूरी सीरीज़ है, आज इसके अंदर है डे 12, आज 12वें नंबर का दिन है, आज क्या है डे 12 आपको देखने को मिल रहा है। टोटल मैं डे 30 कराने वाला हूँ और डे 30 में 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। ऐसे ऐसे सटीक टॉपिक उठाऊँगा जिसकी वाक़ई में ज़रूरत है। अच्छा आपको भी लगता है ना कि सर ये वाला टॉपिक करा दो, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि मास्टर साहब वो वाला टॉपिक करा दो। अब फिर वो भले ही मैं जो पृथ्वी में जमीन खोद कर लेके आऊँ या आसमान फाड़ के लेके आऊँ, वो टॉपिक आपको मिल जाएगा। दूसरे पॉइंटर की बात करते हैं, ये जो क्लास है ये यूपी एसआई के लिए और यूपी पुलिस के लिए स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है, तो इसके लिए आप रेडी रहिए, चीजों को एकदम भौकाल तरीके से काटने के लिए तैयार रहिए ताकि हम चीजों को अच्छे लेवल पे आगे बढ़ा पाए। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंटर्स को। अब यहाँ पे ये भी समझ लेना आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, अच्छा जिससे पहले कि मैं ह्यूमन राइट्स को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको पहले ही ये बात स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि मित्रों, अगर आप यहाँ आके प्लेलिस्ट चेक करेंगे, यहाँ की प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो ये यूपीएसआई की कंप्लीट जीके है 30 डेज वाली। इस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चों का प्यार अब तक रहा है। 40-40, 30-30 हजार बच्चे वो हैं जो शुरुआत से हमसे जुड़े हुए हैं और आज की डेट में इतने बच्चे आप बचे हैं। जो अंत तक जाएगा, संघर्षों से टकराएगा, वही दरोगा बन पाएगा। ये बात याद रखना। और जो अंत तक जाएगा, संघर्षों से टकराएगा, वो ना केवल अभी फिलहाल में कांस्टेबल बनेगा, बाद में इंस्पेक्टर भी बन पाएगा। ठीक है? सर जो ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट हो रही थी, अभी भैया 2 दिन का समय लगेगा। आज सैटरडे है, कल संडे है, आज रात में रिकॉर्डिंग होगी, आपको मंडे मॉर्निंग में मिल जाएगा। क्लास को लाइक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कॉन्सेप्ट हमारा वही रहता है कि मैं आपको थियरी प्लस कॉन्सेप्ट दोनों ही चीजों की चर्चा करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले थियरी आप बता दो, थियरी से स्टार्ट करूं या फिर सीधा क्वेश्चन ही कराऊं? बताइए बताइए, थियरी से स्टार्ट करूं या सीधा बीएनएसएस ही कराऊं? जो आप कह दोगे वो करा देंगे भैया, जो आप कह दोगे वो करा देंगे। एक बार कह दोगे सर थियरी करा दो, एक बार कह दो क्वेश्चन करा दो, जो आप कह रहे हैं। यार ये क्लास का ना, ये हमारी क्लास का ट्रेडमार्क है कि हम पहले थियरी कराते हैं देन क्वेश्चन मार्क कराते हैं, तो उसी को हम फॉलो करते हैं। स्टार्ट करते हैं मानव अधिकार के बारे में, ह्यूमन राइट्स के बारे में। एक ऐसा क्वेश्चन जो बहुत जरूरी है, हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर इसको समझे तो बहुत बहुत अधिक जरूरी है। ये ना केवल सब्सटेंशियल लॉ अर्थात मूल विधि जैसे विषयों के अंदर जरूरी है, बल्कि यह आपको देखने को मिलता है, ये बार बार आपका रिपीटेटिवली एग्जाम्स में क्वेश्चंस को प्रोवाइड कराता है। तो पहले हम थियरी की बात कर लेते हैं। आपका क्विक रिवीजन आपके दिमाग में कौध जाएगा
उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करने का भी प्रयास करेंगे। स्टार्टिंग करते हैं इसके परिचय से। आखिरकार अधिकार क्या होते हैं? अधिकार ऐसी कोई भी चीज है जिसे समाज मान्यता देता हो, कानून से मान्यता मिलती हो, जो मानव विकास के लिए जरूरी हो। ये सभी चीजें आपका अधिकार है। जैसे उदाहरण के लिए सर, जैसे दो एग्जांपल मैं इसमें देना चाहूंगा। जैसे महिला मित्र का होना, आज ऐसा एग्जांपल दिया जाना और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग आपकी चीजें क्रिएट हो सकता है। या तो महिला मित्र का होना या फिर धर्म पत्नी का होना। महिला मित्र का होना और धर्म पत्नी का होना, धर्म पत्नी का होना, इनमें से अधिकार क्या है? तो महिला मित्र का होना अधिकार नहीं है। कारण क्या है? समाज इसकी मान्यता नहीं देता। आप महिला मित्र को रखें तो समाज इसकी मान्यता नहीं देता, परंतु अगर आपकी धर्म पत्नी आपके साथ रहती है तो समाज इसकी मान्यता देता है। कानूनी तौर पर ये लीगल भी माना जाता है और ये मानव के विकास के लिए जरूरी भी है। अगर पत्नियां नहीं होंगी, धर्म पत्नियां नहीं होंगी, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर मानव विकास रुक जाएगा। इसकी जो श्रृंखला है वो रुक जाएगी। इसी कारण से आप समझिए कि आप ये नहीं समझ पाएंगे कि मानव विकास हो या ना हो। तो इसी कारण से आप समझिए कि महिला मित्र होना ये कोई अधिकार नहीं है, परंतु पत्नी का होना एक अधिकार है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। उदाहरण के लिए, जैसे मैंने एक उदाहरण तो आपको दे दिया, लेकिन इसको लीगली समझते हैं। हथियार रखने का अधिकार तब मान्य होगा जब आपके पास कानून यानी लाइसेंस और समाज दोनों स्वीकृति दे दें। अधिकारों का उद्देश्य व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का विकास करने और सर्वोच्च स्तर तक पहुंचने का मौका देते हैं। अगर लोगों को अधिकार मिलते हैं तो यह आपके क्या करते हैं? लोगों के द्वारा अधिकारों का मिलना, उनकी जो कॉम्पिटेंस होते हैं, उनकी जो क्षमताएं होती हैं, उनका डेवलपमेंट तो वो करते ही हैं और साथ में ही वह सर्वोच्च स्तर तक पहुंचने का मौका भी देते हैं। सो दैट ह्यूमन डेवलप देयर ओन इनहेरिटेंस, सो दैट दे बिकेम एट देयर प्राइम, यानी अपने अधिकतम चीजों को, क्षमता को प्राप्त करने में सहायक भी होते हैं। आगे हम बात करते हैं अधिकारों के प्रकार कैसे कैसे हैं। अधिकारों के प्रकार कैसे कैसे हैं? जैसे कुछ सामाजिक अधिकार आपको होते हैं, जैसे समाज ने मान्यता दी है, समाज ने मान्यता दी है, कुछ ऐसे अधिकार आपको देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो संविधान में मान्यता मिलती है, कुछ ऐसे होते हैं जो कानूनी अधिकार होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मानव अधिकार होते हैं। पहले मैं सामाजिक अधिकारों की चर्चा करता हूं। जैसे विवाह का होना एक सामाजिक अधिकार है। विवाह का होना एक सामाजिक अधिकार है। एक व्यक्ति विवाह करना चाहता है तो विवाह एक सामाजिक अधिकार है। एग्जाम्पल के लिए, अच्छा ये मुझे बताओ, शादी का करना कौन सा आर्टिकल है? सर ये तो है ही नहीं। सर ये तो है ही नहीं। देखो, अगर विवाह की मैं बात करूं, एक सामाजिक अधिकार है। यह आपका एक प्रकार से सोशल राइट है जिसमें आप शादी करते हैं। जो मैरिज इज अ सोशल राइट। अब कुछ बच्चे कहेंगे संविधान के आर्टिकल 21 में भी सोशल राइट है। थोड़ा बुद्धिमत्ता के विकास को थोड़ा विस्तार करते हैं। वास्तविकता में अगर देखा जाए तो विवाह पसंद का होना आर्टिकल 21 है। विवाह का होना यह केवल समाज के दृष्टिकोण से बेहतर लगता है। ठीक है, याद रखिएगा। आर्टिकल 21 में केवल पसंद का विवाह है, ना कि विवाह। विवाह का होना एक सामाजिक अधिकार है, पसंद के विवाह का होना एक संवैधानिक अधिकार है। दूसरा, संवैधानिक अधिकार जिसे संविधान ने मान्यता दी रखी हो। संवैधानिक अधिकार दो प्रकार के होते हैं। इसके दो प्रकार हैं। अगर देखा जाए तो विशेषतः दो प्रकार के होते हैं। फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार होते हैं जो व्यक्ति को मिलेंगे ही मिलेंगे। मौलिक अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट होते हैं जो व्यक्ति को मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर होते हैं कुछ डीपीएसपी। अगर आपका राज्य स्वीकृति देता है तो वह आपको मिल जाएंगे, राज्य स्वीकृति नहीं देता तो वो आपको नहीं मिलेंगे। लीगल राइट्स होते हैं जो कानूनी तौर पर आपको मिलते हैं। जैसे वोटिंग का अधिकार आपको कानूनी तौर पर मिलता है। ठीक है, जैसे कि कानूनी अधिकार की हम बात करते हैं, जैसे लॉ राइट्स आपको देखने को मिलते हैं। ये वो अधिकार होते हैं बच्चे, जो लॉ राइट्स होते हैं जिसे कानून ने मान्यता दी हो। जो हमारा लॉ है वो इस प्रकार की मान्यता देता हो तो आपको यहां देखने को मिलेंगे। लीगल राइट्स इनको कहा जाता है। लॉ राइट्स अर्थात लीगल राइट्स बोलते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे ठीक है, आपने सुना होगा तमंचे पे डिस्को, राइट? तो तमंचे का मतलब होता है गन, और गन का मतलब होता है असला, असली का मतलब होता है आर्मरी, आर्मरी का मतलब होता है हथियार। तो हथियार का रखा जाना, हथियार का रखा जाना, हथियार का रखा जाना कि मेरे यार हथियार वर्गे, तो हथियार का रखा जाना एक प्रकार से कानूनी अधिकार है। क्यों? क्योंकि आप लीगली उस चीज को प्राप्त कर पाए। ठीक है, चलिए दूसरा अगर हम बात करते हैं यहां पर, जैसे वोटिंग है। वोटिंग भी एक प्रकार से लीगल राइट है। कारण क्या है? पहले आपको खुद से 18 वर्ष का होना पड़ेगा। आपको पहले खुद से 18 वर्ष का होना पड़ेगा, आपको तभी वोटिंग मिलेगी। तो वोटिंग को चाहे तो हम संवैधानिक अधिकार में डाल दें कि आर्टिकल 326 जो है व्हाट्सएप, ये भी तो बताता है कि वोटिंग एक लीगल राइट है। जी हाँ, ये वोटिंग को लीगल व संवैधानिक दोनों प्रकार से कैटेगराइज किया जा सकता है। इसके अलावा एक और चीज इसमें देखने को मिलती है जो आपको बहुत स्पष्ट बताती है, संपत्ति के अधिकार का होना। ठीक है, चलिए
तो संपत्ति के अधिकार का होना भी इसी में आता है। प्रॉपर्टी राइट, प्रॉपर्टी राइट आपको देखने को मिलता है, वो भी इसी में आता है। ठीक है, याद रखना। आगे होता है आपका मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स, जो मनुष्य होने के नाते मिलते हैं। यहाँ बिना किसी भेदभाव, जाति, धर्म, स्थान, लिंग के सभी को प्राप्त होते हैं, या जन्म से ही प्राप्त होते हैं। मूल अधिकार होते हैं जो सबको प्राप्त होते हैं, ये सीमाओं के परे हैं। एक सवाल पूछा जाता है कि सर सीमाओं के परे जो अधिकार है उनको क्या कहा जाता है? द राइट्स विच आर नॉट बाउंडेड बाय द बाउंड्रीज, द राइट्स विच आर नॉट बाउंडेड बाय द बाउंड्रीज, ऐसे अधिकार जो बाउंड नहीं है बाउंड्रीज में, वो क्या कहलाएंगे? वो मानव अधिकार कहलाएंगे। उदाहरण के लिए, जैसे क्लास के अंतर्गत मैं एक छात्र देखता हूं जिसका नाम है कवि कमल राजौरा। कवि कमल राजौरा को कुछ अधिकार हैं मनुष्य होने के नाते कि इनके साथ हाथापाई ना हो, इनके इनके ऊपर कोई अटैक ना कर दे, कोई हमलावर इनके ऊपर हमला ना कर दे। तो वही चीज आपको देखने को मिलती है कि इसमें ह्यूमन राइट्स आपको देखने को मिलता है। ह्यूमन राइट बहुत जरूरी चीज आपकी यहां पर देखने को मिलती है। इसके बारे में हम अतिरिक्त चर्चा करते हैं, मानव अधिकार की प्रकृति कैसी है। जो मानव अधिकार है, ये मौलिक अधिकार का एक ऐसा समूह है जो हर व्यक्ति को प्राप्त है। ये जन्म से प्राप्त हो जाते हैं। नेचर की अगर मैं बात करता हूं कि नेचर नेचर कैसा है सर इसका, सर ये बाय बर्थ आपको प्राप्त हो जाते हैं। बाय बर्थ ये आपको प्राप्त हो जाते हैं, पहला पॉइंट। ये अहस्तांतरणीय है, यानी ये नॉन ट्रांसफरेबल है। नॉन ट्रांसफरेबल है यानी कोई भी गवर्नमेंट आकर ऐसा नहीं है कि इनको थोड़ा खत्म कर दे। ये नॉन सस्पेंडरी भी है, नॉन सस्पेंडरी भी है, याद रखना। ये नॉन सस्पेंडरी भी है, नॉन सस्पेंडरी, नॉन सस्पेंडरी भी है। इसका मतलब है कि इनकी समाप्ति भी नहीं हो सकती। और तीसरा पॉइंट आता है इसकी सुरक्षा कौन करता है? इसकी सुरक्षा, इनकी सुरक्षा अंतरराष्ट्रीय कानूनों और राष्ट्रीय कानूनों के द्वारा की जाती है। तो इसकी प्रोटेक्शन दोनों लेवल पर काम करती है, इसकी प्रोटेक्शन दोनों लेवल पे काम करती है। यानी कि सर ये ह्यूमन राइट्स जो है ये आपका नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही मुद्दों के लिए जरूरी है। नेशनल भी है और ये इंटरनेशनल भी है। जैसे मान के चलिए कल को हमारे क्लास के अंतर्गत एक छात्र आए हैं। इन छात्र का नाम आप जानते हैं अनुपम। अनुपम कल को अगर दरोगा बन गया, तो जैसे अनुपम ने एक कमेंट करी कि आज ठंडे पानी से नहाना मैंने शुरू कर दिया। अनुपम का ये कमेंट है। मान के चलिए कल को अनुपम दरोगा बनते हैं। ये थाने में एक कैदी को पकड़ के लेके आते हैं। इनको पता लगता है कि कैदी को बुखार है, और ये क्या कहते हैं कि कैदी से पूछते हैं कि या तो तुम मुझे जानकारी दे दो, अन्यथा मैं तुम्हें ठंडे बर्फ के पानी से नहला दूंगा। इन्होंने उसको ठंडे पानी से नहला दिया जबरदस्ती, जबकि उसको बुखार था। उसकी तबीयत खराब हो गई और वह कोमा में पहुंच गया। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर यह क्या सही था या गलत था? सर अगर देखा जाए तो अनुपम ने अपनी ड्यूटी की, इसने जानकारी निकालने की कोशिश करी, परंतु ये जानकारी निकालने की कोशिश में जिन हथकंडों को इसने अपनाया, वह सभी हथकंडे नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही तरीके से गलत थे। सामने वाले व्यक्ति को, इनको पता था कि सामने वाले व्यक्ति को इश्यूज हो सकते हैं, उसके बावजूद इसने उनके अधिकारों को देखे बगैर उसको ठंडे पानी से नहला दिया, जिससे कि उस व्यक्ति की पार्किंग लगते लगते बच गई, क्योंकि वो कोमा में पहुंचा है। वाह क्या बात है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। नमस्कार नमस्कार। ठीक है, इसके बारे में याद रखिए। अब हम आगे चलते हैं और चीजों के बारे में समझते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम समझते हैं कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कैसे होती है। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसके इतिहास की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि सर इसकी जो डिक्लेरेशन है वो पहली बार किस प्रकार से हुई है। आगे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले शुरुआत 1946 से इसके ऊपर चर्चा होनी शुरू होती है। कहां पर चर्चा होनी शुरू होती है? पेरिस, पेरिस फ्रांस के अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके बारे में समझते हैं कि घोषणा की तारीख है सर जी 10 दिसंबर 1948। किसने की थी? संयुक्त राष्ट्र महासंघ, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा शिकायत की गई है। ठीक है, चलिए स्थान है पेरिस। उस समय महासभा का सत्र पेरिस में चल रहा था, न्यूयॉर्क में नहीं था, तो यह पेरिस में चल रहा है। यह संयुक्त राष्ट्र का तीसरा सत्र था। पहला 46 में, दूसरा 47 में, तीसरा 48 में हुआ था। इसमें यूनाइटेड जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स होती है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स होती है, ऑफ ह्यूमन राइट्स आपको देखने को मिलती है। इसको समझिएगा। देखो क्लास के अंदर बहुत प्रतापी प्रतापी बच्चे आए हैं, जैसे अनुपम था। अनुपम को मैंने बताया कि इनके द्वारा पकड़ा हुआ कैदी कोमा में चला गया तो क्या होगा, तो कह रहा है कि मैं इन्वर्टेड कोमा में चला जाऊंगा। ये वास्तविकता में सच बात है।
ठीक है, याद रखना। इसको आप समझना कि भैया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो ह्यूमन राइट्स की होती है वो कब होती है हमारे साथ, वो होती है आपकी 10 दिसंबर 1948 को। मजा आया? ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल ये समझिए कि यहां पर यूडीएचआर का जो विवरण है इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। यूडीएचआर का विवरण क्या है? सर पहली बात तो कुल देश उस समय का मतलब है जब ये डिक्लेयर हुआ है, यानी 10 दिसंबर 1948 को, 10 दिसंबर 1948 को क्या क्या हुआ था? सर पहली बात तो इसमें 58 देश शामिल थे, पक्ष में 48 देशों ने समर्थन किया, अनुपस्थित थे 8 देश, वोटिंग में नहीं थे, हिस्सा नहीं लिया 2 लोगों ने, देश ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया था। यह मानव इतिहास में एक ऐतिहासिक दस्तावेज और मील का पत्थर माना जाता है। इसको बोलते हैं माइलस्टोन। माइलस्टोन किसके फील्ड में है ये? सर दिस इज द माइलस्टोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स का डेवलपमेंट के लिए यह आपका एक माइलस्टोन देखने को मिलता है। क्या है जी? एक माइलस्टोन देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे हम चर्चा करते हैं। अच्छा बात को समझना है, ये 58 मेंबर्स किस में है? सर यह यूनाइटेड नेशन में, यूनाइटेड नेशंस की हम बात कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस में इतने मेंबर हैं। एक सवाल आता है, क्या इस समय भारत संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा था? क्या इस समय भारत संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी, संयुक्त राष्ट्र। तो करेक्ट जवाब आपको मिलेगा जी हाँ, भारत संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा था, क्योंकि 14th जो है, सॉरी 30th ऑफ अक्टूबर 1948 भारत इसका हिस्सा बना है। लेकिन कमाल की बात, अगर 1945 में भारत इसका हिस्सा बना है, और कमाल की बात यह है कि यह मीटिंग कब हुई है? सर ये मीटिंग हुई है 10 दिसंबर 1948। इसका मतलब पता लगता है कि भारत इसका हिस्सा था, भारत हिस्सा था, भारत हिस्सा था, भारत हिस्सा था। कमाल की बात समझ में आई आपको? मेरे ख्याल से आप ये पूरा पॉइंटर आपको समझ में आया हो। यस, बहुत बढ़िया। आगे हम समझते हैं कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। जैसे 10 दिसंबर है, जैसे आज का दिवस है, आज के दिवस को लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक उसी प्रकार से 10 दिसंबर को कैसे जानेंगे? मानव अधिकार दिवस। बहुत बढ़िया। तारीख है 10 दिसंबर। शुरुआत 1950 से इसे हर साल मनाए जाने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र ने पारित किया था। 1948 की घोषणा की सालगिरह के तौर पर मनाया जाता है। तो कई बार आजकल ये भी सवाल आने लगा है कब से मनाया जा रहा है, कि 1950 से मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार संस्थाएं, ये कब कब बनी है। जैसे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, ये 1946 में बनी है, ये 2006 तक चला है, 60 साल इसने काम किया। उसके बाद ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन की हम बात करते हैं, ये दोबारा से रिफॉर्म कर दी जाती है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के तौर पर, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के तौर पर। अब इसमें क्या है, ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन थी और अब ये काउंसिल हो चुकी है। पहले ये कमीशन थी और अब ये काउंसिल हो चुकी है, इसके बारे में याद रखिए। फटाफट इसको नोट करिए और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट नोट करो। जैसे कि क्लास के अंदर एक सोहित है, मैं सोहित की काफी पुरानी बात बता देता हूँ। ये सोहित कैसे बने? बहुत पुरानी बात है कि जिस भी महिला से एक संबंध रखते थे उनका नाम सो से शुरू होता था, लेकिन इस लड़के का उनके साथ रहना उसका हित नहीं था, तो वो जो महिला है वो इनको छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद से इसने अपना नाम ही सोहित रख लिया। और आज ये हर क्लास में जाकर लोगों को याद दिला रहा है कि सर आज 14 फरवरी को आशिकों का और मेरा एक खास दिन है, तो इसके बारे में चर्चा की जाए। तो मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि बेटा पढ़ने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जब से बना है तब से चीजों में बहुत बदलाव आया है। काउंसिल और कमीशन में क्या डिफरेंस होता है? काउंसिल जब से आई है तब से रैपिड एक्शन लेने लगे हैं, तब से रैपिड एक्शन लेने लगे हैं, और इसी वजह से आपको ये चीजें कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रही हैं। स्थापना 15 मार्च 2006 को हुई है और इसने 1940 वाले आयोग की जगह ली मानव अधिकारों के उल्लंघन से निपटारा। ये केवल सलाह देता था और ये निपटारा करने लगा। ये केवल सलाह देता था लेकिन ये निपटारा करने लगा। वाह जी वाह, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की संरचना। सर पहली बात तो इसका मुख्यालय जेनेवा में है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र हाई कमीशन का इसका कार्यालय भी है। इसमें 47 देश देखने को मिलते हैं। कार्यकाल तीन कार्यकाल सदस्यों का कार्यकाल 3-3 वर्ष का होता है। जेनेवा इसके हेडक्वार्टर है। कमाल की बात है, इसको आप याद रख लेंगे। चलिए चलिए
बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल, मतलब अगली स्लाइड। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अब सर इस प्रकार से अगर मैं बात करता हूं, भारत के अंदर इस प्रकार का मानवाधिकार आयोग कब आता है? सर भारत में जो मानवाधिकार आयोग देखते हैं वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आप देखते हैं, ये 1993 में आता है। दरअसल 1993 में एक एक्ट आया था, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में था। इसी के बेसिस पर एक स्टैच्यूरी बॉडी को क्रिएट किया गया और एक ऑटोनोमस निकाय उसको बनाया गया। ये संवैधानिक नहीं है, मतलब इसका जिक्र संविधान में तो नहीं है। जो यूनाइटेड नेशन, मतलब यूनाइटेड नेशन नहीं, भारत का नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है सर, ये स्टैच्यूरी बॉडी है। स्टैच्यूरी बॉडी आपको देखने को मिलती है, मतलब ये वैधानिक निकाय है। इसका मतलब क्या हुआ? तो वैधानिक निकाय का मतलब है कि सर इसके लिए एक्ट आता है, इसके लिए एक्ट आया है, यानी संसद से पारित अधिकार है ये क्या है? ये संसद से पारित अधिकार है सर। तो इस बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे। आगे हम चर्चा करते हैं। आगे समझिए कि सर इसके पश्चात आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में हम समझना शुरू करते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंतर्गत चीजें क्या क्या देखने को मिलती है, इसकी पूरी एनाटॉमी हम देख लेते हैं। स्टैट्यूटरी एनाटॉमी मतलब कैसे काम करता है, कौन कौन इसके अंदर रहता है, वो सब समझ लेते हैं। चलिए जी, सबसे पहले नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की अध्यक्ष और स्थापना। स्थापना 12 अक्टूबर 1993। 12 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? नेशनल ह्यूमन राइट डे। अगर हम बात करते हैं प्रथम अध्यक्ष की, मैं बात करता हूं, प्रथम अध्यक्ष की मैं बात करता हूं, वो कौन है सर? वो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा हैं। पहले कौन थे अध्यक्ष इसमें? सर न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा हैं। और वर्तमान अध्यक्ष की मैं चर्चा करता हूं, वो कौन है सर? वी रामा सुब्रमण्यम। वी रामा सुब्रमण्यम आपको देखने को मिलते हैं। नाम क्या है? वी रामा सुब्रमण्यम आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, याद रखना। अब यहां पर आप समझना, वी रामा सुब्रमण्यम आपको देखने को मिलते हैं। थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा सर, इन्हीं के आधार पर मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि ये रंगनाथ मिश्रा है, इन 1993 में बना है। सर याद रखने का क्या कोई तरीका है? बिल्कुल है। देखो एक चीज याद रखना, इससे आपको कई फैक्ट याद होंगे। ठीक है, अब कोई भी महिला क्लास के अंदर ये नहीं कहेगी कि सर ने ये क्या बात कह दी। बात को समझना, यहां पर मैं आपको एक बहुत ही क्लासिक सा फैक्ट बताने वाला हूं कि 1990 में आता है महिला अधिनियम, मतलब महिलाओं के लिए एक आयोग बना 1990 में, और 1992 में महिला आयोग की स्थापना। एक्ट 90 में आया, 92 में स्थापना हो गई। उसके बाद शुरू होता महिलाओं का आतंक। उस आतंक से बचने के लिए मानवों के अधिकारों को संरक्षित करना पड़ा, जिस वजह से हमें अगले ही वर्ष मानव अधिकार आयोग लाना पड़ा। अब ये जो बात मैंने बताई है, ये काल्पनिक कहानी है, परंतु आपको याद करने में बड़ी सहायक होगी। ठीक है, याद रखना। आप ये मत सोचना कि वास्तविकता में 1919 में नेशनल वुमेन राइट एक्ट आता है, यानी राष्ट्रीय महिला अधिकार अधिनियम आता है, लेकिन इसके पश्चात 1992 में महिला आयोग की स्थापना हुई। तो महिला आयोग के जस्ट बाद ही मानवों के अधिकारों को बचाना पड़ा। आप ऐसे याद रख सकते हैं। बहुत। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं, वो समझिए। हर्ष मेरे लाल, इसमें समझिए कि अध्यक्ष की योग्यताएं क्या क्या हो सकती हैं। तो 2019 से पहले कहा गया था कि भारत के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश यानी रिटायर्ड सीजेआई ही यहां पर अपॉइंट हो सकते हैं। परंतु अगर 2019 के संशोधन के बाद मैं चर्चा करता हूं, तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर केवल जज, अब दोनों में से कोई भी अध्यक्ष बन सकता है। ये इतनी क्लैरिटी के साथ मैंने आपको बताया है कि आप खुद ये सोचेंगे कि सर हमारे मन से साफ तो ये स्लाइड है, क्योंकि हमें बता पा रही है कि सच क्या है। समझ रहे हो? चलिए आगे हम बात करते हैं। आपको बहुत ध्यानपूर्वक समझना होगा। अब है तिवारी, मैंने आपकी बात को इस कारण से नजरअंदाज किया क्योंकि आप पहले तो पंजाबी में लिख रहे थे, उसके पश्चात आपने अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया और अभी आप हिंदी में लिख रहे हैं। तो बात को समझिए। यहां पर मैंने आपको जो जो चीजें बताई हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, चीजें क्या क्या देखने को मिलेंगी। अगला सवाल, इसकी संरचना कैसी होती है? इसमें समझिएगा टोटल मेंबर्स कितने हैं। सर आयोग में एक अध्यक्ष होता है, 5 सदस्य होते हैं। आयोग में होता है एक अध्यक्ष, 5 सदस्य। जो फुल टाइम मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं, ये फुल टाइम मेंबर्स हैं। अब जो सदस्य है सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान या रिटायर्ड जज होता है, 2 सदस्य। और सदस्य नंबर 2 हाई कोर्ट का वर्तमान या रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश होता है। और अंतिम 3 सदस्य जो होते हैं जिन्हें मानव अधिकारों की जानकारी हो, इनमें से कम एक महिला का होना जरूरी है। मतलब बात को समझिएगा।
ठीक है, बात को समझिएगा, मैं क्या बताना चाह रहा हूं यहाँ पर कि भाई साहब एक तो अध्यक्ष होगा, जो अध्यक्ष होगा ना, मतलब पहला नंबर अध्यक्ष, वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड सीजेआई या जज हो सकता है। जो सदस्य अलग होगा वो सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान या रिटायर्ड जज होगा, हाई कोर्ट का वर्तमान या रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश होगा, और एक सदस्य होगा जो तीन सदस्य होंगे जिनको मानव अधिकार की अच्छी जानकारी हो, और ये वही लोग होते हैं जिसमें से कम एक महिला का होना जरूरी है। ठीक है, याद रखना। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल, कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होते हैं, ये 7 होते हैं। अगर मैं यहीं पर आपको टोटल मेंबर्स की बात बता दूं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के टोटल मेंबर्स बता दूं, तो टोटल मेंबर्स होते हैं 13। 13 में से आपको देखने को मिलते हैं सर 6 सदस्य तो देखने को मिलते हैं जो परमानेंट मेंबर होते हैं, ये परमानेंट मेंबर होते हैं, परमानेंट यानी फुल टाइम मेंबर होते हैं। लेकिन बाकी के जो 7 होते हैं ये एक्स ऑफिशियो होते हैं। एक्स ऑफिशियो का तात्पर्य मतलब सर ये वो लोग होते हैं जिनका जिम्मेदारी तो कुछ और होती है, पर यूजुअली उनको यहां पर रखा जाता है। नेक्स्ट, जैसे कि 7 पदेन सदस्य होते हैं जो अपने पद की वजह से सदस्य बनते हैं, जैसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, जो माइनॉरिटी अफेयर्स होते हैं उसके अध्यक्ष। मैं चाहूंगा कि आप मुझे बताएं कि वर्तमान में जो करंट लेवल पर आपको हमारे माइनॉरिटी माइनॉरिटी चीफ देखने को मिल रहे हैं, वर्तमान में हु इज नेशनल चीफ, और मतलब करंट नेशनल माइनॉरिटी चीफ कौन है? नेशनल माइनॉरिटी चीफ आपको कौन देखने को मिल रहे हैं वर्तमान में? तो आप बताएंगे मुझे कि वर्तमान में नेशनल माइनॉरिटी चीफ आपको कौन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के अध्यक्ष होते हैं। ये वर्तमान में कौन है सर? यह आपके पहले विजय सांपला थे, अभी परिवर्तित हो चुके हैं। बताइए कौन है भाई साहब? नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, सर ये जो है आपके जो है चौहान देखने को मिल रहा है। ये वर्तमान में कौन है? हर्ष चौहान है। ये हर्ष चौहान आपको देखने को मिल रहे हैं। कौन है? हर्ष चौहान आपको देखने को मिल रहे हैं। और वर्तमान में जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, तो इसमें आप माइनॉरिटी चीफ कमीशन भी डाल लेंगे, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन चीफ और डाल लेंगे आप, कमीशन चीफ और डाल लेंगे आप, कमीशन चीफ। नहीं पता सर, तुम्हारा इसी वजह से तो सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। एक बच्चा ऑप्शन मांग रहा है, ये चीजें मत करो, चीजें सही करिए। यहाँ आप मुझे ये नहीं पता आपको मकवाना जी हैं भाई, मिस्टर मकवाना, मकवाना याद रखना, मकवाना, मकवाना जी आपको देखने को मिल जाएंगे, मकवाना। ये हर्ष चौहान महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं, ये तो आपको कम से कम पता होंगी। ठीक है, चलो, दैट इज इकबाल सिंह लालपुरा। इकबाल सिंह लालपुरा है, इकबाल सिंह लालपुरा, इकबाल सिंह है लालपुरा वाले। महिला आयोग के अध्यक्ष तो पता होंगे, रेखा शर्मा जी के बाद कौन आ चुके हैं? ये तो बहुत ही ज्यादा फेमस है। और ओबीसी आयोग के जो अध्यक्ष आपको देखने को मिलते हैं वो आपके कौन है? ओबीसी आयोग के जो अध्यक्ष है वो आपके कौन है, उस बारे में भी चर्चा करते हैं। अरे ओबीसी आयोग, अरे बताते कैसे नहीं है भाई। ठीक है, बाकी हमारे एनसीपीसीआर में प्रियंका कानून को देखने को मिल जाएगी, प्रियंका कानून गो, प्रियंका कानून गो, कानून गो आपको देखने को मिल जाएंगे। और प्रियंका कानून गो की मैं चर्चा करूं, एनसीपीसीआर 2007 में बना था आपका। ठीक है, याद रखना, ये आपको एनसीपीसीआर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, याद रखना। ये कौन है? हंसाराम गंगाराम अहीर, हंसाराम गंगाराम अहीर, ये भी किसी ने नहीं बताया। अहीर मतलब यादव। दूसरा यह आपको जो देखने को मिल जाएंगी, ये विजय किशोरी राहतकर देखने को मिल जाएंगे, विजय किशोरी राहतकर देखने को मिल जाएंगे। कमाल की बात है, सारे के सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए। ये 7 मेंबर्स होते हैं जो एक्स ऑफिशियो चीफ होते हैं। ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आगे हम बात करते हैं कि सर इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? सर अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन एक 6 सदस्यीय एक समिति की सिफारिश पर। 6 सदस्यों में प्रधानमंत्री, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, गृह मंत्री, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा के उपसभापति और लोकसभा में विपक्ष का नेता। ये दोनों विपक्ष के नेता रहते हैं। जैसे अपने वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? रागा, रागा जी हैं। नेक्स्ट, गृह मंत्री अपने होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह जी हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी हैं फिलहाल में, तो क्योंकि इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट आया, बट वो पारित मुझे नहीं लगता हो पाएगा। बाकी डेप्यूटी चेयरमैन आपको उपसभापति हैं, या हरिवंश नारायण जी हैं वर्तमान में, हरिवंश नारायण। और प्रधानमंत्री तो आप जानते हैं, नमो जी आपको देखने को मिल जाएंगे, नमो, और ये रागा। ठीक है, दैट इज अमित जी।
अमित शाह जी आपको देखने को मिल जाएंगे। दिस इज ओम बिरला, आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, याद रखना। मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या आपको होगी, इसके बारे में आपको पूरा का पूरा पैटर्न पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अगला सवाल ये रहा। आप समझेंगे इनका टेन्योर कैसे कैसे रहता है, या यह अपनी रेजिग्नेशन कैसे कैसे दे सकते हैं। सर दोनों के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं। देखिए बात को समझिएगा कि सर त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति को देते हैं कार्यकाल 2019 के संशोधन के बाद 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। पहले ये कार्यकाल 5 वर्ष का था। मुझे आज भी याद है, मैं यूपीएसआई 2017 के पेपर को सॉल्व करा रहा था और मैंने ऑप्शन को चयनित करते हुए 5 लिख दिया। तो एक बच्चे ने ही करते हुए कहा कि सर इसमें तो 3 आएगा, क्योंकि वो पेपर में 2023 में सॉल्व करा रहा था। तो मैंने 5 लिखा था, वो कह रहा कि सर 3 आएगा। तो फिर मैंने उसको समझाया कि बेटा ही अब 3 है, पहले 5 था। ठीक है, इसके बारे में याद रखना। दूसरा, रीअपॉइंटमेंट। अध्यक्ष सदस्य दूसरे कार्यकाल के लिए पात्र हो सकते हैं बशर्ते उनकी आयु 70 वर्ष ना हुई हो। इसको आप जरूर समझिएगा। जैसे ही आप नोट करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम आगे बढ़ पाए। बात आई समझे? चलिए आगे हम चर्चा करते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की हम बात करते हैं। इसकी धाराओं की भी समझेंगे कि क्या क्या धाराएं हैं और क्या क्या चीजें कैसी कैसी हैं। फिर इनको समझना बहुत जरूरी होगा। बात को समझिए। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 ये अधिनियम है। ये लागू होता है 28 सितंबर 1993। संरचना यानी इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा देखने को मिलेगा। सर स्ट्रक्चर इसमें 8 अध्याय हैं, 8 चैप्टर्स हैं और 43 धाराएं हैं। इसमें 8 अध्याय हैं और 43 धाराएं हैं। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। 2019 में महत्वपूर्ण संशोधन किया अमित शाह जी के कार्यकाल में हुआ है। ह्यूमन राइट्स भी अगर हम मिनिस्ट्री देखते हैं जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है लॉ मेकिंग के लिए, तो वो कौन सी है? सर वो मिनिस्ट्री आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलती है होम मिनिस्ट्री। ठीक है, याद रखिएगा। 28 सितंबर 1993 के अंतर्गत यह लागू होता है। डेट ऑफ इम्पोजमेंट यही है। इसके अंदर 8 भाग हैं, 43 सेक्शन है। आगे हम चर्चा करते हैं। अब महत्वपूर्ण धाराओं की हम चर्चा कर लेते हैं कौन कौन से। जैसे धारा 3 में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का गठन बताया गया है। दूसरा अगर मैं बात करता हूं, धारा 21 में राज्य मानव आयोग का अध्यक्ष के बारे में बताया गया है कि आपका स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी होगा, वो 21 में। और धारा 30 में है ह्यूमन राइट्स कोर्ट के बारे में चर्चा की गई है। जिला स्तर पर सेशन कोर्ट को मानव अधिकार कोर्ट घोषित किया जा सकता है अगर राज्य को ऐसा लगता है तो। क्लास को लाइक करते हुए आगे बढ़िए, बात को समझते हैं। अब उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग क्या है, और मैं उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा क्यों कर रहा हूं। कमाल की बात यह है कि उत्तर प्रदेश की परीक्षा के लिए ही आप लोग पढ़ रहे हैं। जैसे आप सभी हैं दरोगा बनना चाहते हैं, कुछ दरोगन बनना चाहती हैं, तो इस प्रकार के लोग हैं क्लास में, और आप ही लोगों के लिए यहाँ पर चर्चाएं की जा रही हैं कि आप उत्तर प्रदेश के स्तर पर इसको समझें। ठीक है, तो समझिए। मुख्यालय जो उत्तर प्रदेश का ह्यूमन राइट कमीशन है, इसका मुख्यालय लखनऊ में है और इसका गठन 7 अक्टूबर 2002 में होता है। आप में से बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जिनका खुद का जन्म 2002 में हुआ होगा। ठीक है, आप काफी अभी युवा उम्र के होंगे। ठीक है, बात को समझिए। अब यहाँ पे ध्यान दें, यह 2007 नहीं है, 2002 है। ये मैंने बार बार क्यों कहा, क्योंकि कुछ बच्चों को डाउट है कि ये 2007 है। ठीक है, ये भी समझिएगा इसके अंतर्गत। और ये मैंने ऐसा क्यों कहा, बच्चों को डाउट इस कारण से होता है क्योंकि 7 अक्टूबर को लागू हुआ। 7 अक्टूबर 2002 है, ना कि 7 अक्टूबर 2007। ये यहां लिखने के पीछे का कारण यही था क्योंकि एक व्यक्ति के द्वारा इसको गलत पढ़ा दिया गया है, जो काफी नामी व्यक्ति हैं। मैं उनके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता, सिर्फ बताना चाहता हूं कि आप इसको याद रखें, 2002 है। ठीक है, याद रखें। चलो आगे हम बात करते हैं। एक दूसरे प्लेटफॉर्म के टीचर है, अपने अच्छे जानकार। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अतिरिक्त तथ्य की बात करते हैं। जैसे भाषाई मानव अधिकार में सार्वभौमिक घोषणा 550 से अधिक भाषाओं में अनुवादित हो चुकी है। लगभग 577 भाषाओं में जो मौलिक अधिकार हैं, जो ह्यूमन राइट्स के हैं, वो सब के सब आपको 577 भाषाओं में है। मूल भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच में है।
जो यूडीएचआर, यूनाइटेड नेशन, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, यूएनएचसी, यूनाइटेड मतलब सॉरी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ठीक है, यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, यूडीएचआर की चर्चा कर रहे हैं। तो बच्चे यूडीएचआर जो वो अंग्रेजी और फ्रेंच में है। यूडीएचआर में कुल 30 अनुच्छेद हैं। आर्टिकल्स कितने यूडीएचआर में? 30 आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं टोटल, ठीक है, याद रखिए। दूसरा उद्देश्य इसका क्या है? जन जन तक अधिकारों की जानकारी पहुंचाना। इसका काम यही होता है कि हर एक व्यक्ति को ह्यूमन राइट्स के बारे में चर्चा मिलनी चाहिए। हर एक व्यक्ति जैसे क्लास के अंदर है, आप सभी को ह्यूमन राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। क्या आपकी ह्यूमन राइट्स के बारे में पता है? नहीं पता, क्योंकि आप लोग हिंदी समझते हैं, इसलिए हिंदी भाषी लोगों के लिए इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट किया गया। तो यूडीएचआर है, इसको हिंदी में ऑलरेडी ट्रांसलेट किया जा चुका है। इसको ओवरऑल 577 भाषाओं में इसको ट्रांसलेट किया गया है। आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की तरफ, अगर आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हैं तो हम चर्चा करते हैं। हाँ, एक डाउट आप सभी छात्रों को हो सकता है कि सर ह्यूमन राइट्स के बारे में हमें बता दीजिए कि हम इसके पूरे एक्ट को कैसे पढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया, इसके पूरे एक्ट को पढ़ने के लिए आप अपने खुद के यूट्यूब चैनल पर आइए। ये आप ही लोगों का यूट्यूब चैनल है। इसके अंतर्गत अब अगर आप या तो कोर्सेज में आ जाओ, कोर्सेज में आपको पहले नंबर पे मूल विधि देखने को मिलेगी। तो इसके अंतर्गत जब आप नीचे जाएंगे तो यहां आपको देखने को मिल जाएगा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1 घंटा 47 मिनट की क्लास। आप इस पर क्लिक करेंगे। ये मेरी जवानी की क्लास है, जब मैं जवान हुआ करता था, उस समय की क्लास आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस क्लास के अंतर्गत अगर आप समझेंगे, अरे भाई हट, ठीक है, तो इस क्लास के अंतर्गत जब आप समझेंगे तो मैंने इसको हैंड रिटन फॉर्मेट में इस तरीके से अपनी जवानी की शर्ट में मैंने इसको सॉल्व आपको कराया हुआ है। तो आप इसको वहां से समझ सकते हैं कि धारा किस धारा में क्या है, और इन सभी मैटर्स के बारे में मैंने यहाँ चर्चा की हुई है। तो आप जरूर देख लीजिएगा। मोर देन 1 लाख पर्सन ऑलरेडी विजिटेड दिस, ठीक है, और लेटेस्ट कमेंट कब किया? ये फेक होता तो बात अलग होती। देख रहे हो, स्वाद सवाल, इस लेवल के सवाल मैं ऑलरेडी करा चुका। पढ़ने पर ध्यान दीजिए बच्चों, ठीक है, टेबल भाई। स्टार्ट करते हैं सर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। पहला सवाल आपके सामने है, और इस क्वेश्चंस के बारे में जैसे जैसे बातें की जाएंगी उसके बारे में रेडी वैसे वैसे रहे। लीजिए सर, पूछा है, पहला ही सवाल आपके सामने है। ऑन विच डेट द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 रिसीव प्रेसिडेंट असेंट व्हाइल द एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 28 सितंबर 1993। ये एक्ट 28 सितंबर को लागू होता है। अधिनियम 28 सितंबर को लागू होता है, परंतु राष्ट्रपति जी के द्वारा जो इसको स्वीकृति प्राप्त हुई है, वह स्वीकृति किस दिन प्राप्त हुई है? काफी बातें आपको देखने को मिल जाएंगी इसके संबंध में कि राष्ट्रपति जी के द्वारा इसको स्वीकृति कब दी गई है, उसके बारे में बताइए। और यह जो है ये लागू कब हुआ उसके बारे में भी बताइए। अरे लाइक तो करो भाई क्लास को, तभी स्वाद आएंगे। फटाफट बताओ। इसमें बच्चे कई बार कर नहीं पाते, जैसे कर दिए बच्चों ने गलती, कोई 22 बता रहा है। याद रखना कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, या जीवन के हैं 4 दिन, ठीक है, तारा रात तारा रात। तो 4 दिन से मुझे याद आता है कि 24 सितंबर होना चाहिए सर जी, फिर तो बिल्कुल भाई। तो 24 सितंबर ही करेक्ट आंसर है, जब इसको प्रेसिडेंट असेंट मिलता है। इसके ठीक जीवन के 4 दिन जीने के बाद यह आपका लागू कर दिया गया था 28 तारीख को, 24 सितंबर इसके अंतर्गत याद रखना। एनएचआरसी की वास्तविक स्थापना कब होती है वो भी बता दीजिए, ठीक है। एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना कब होती है? एक बच्चा कह रहा है 12 अक्टूबर। आए है, आए हाय हाय हाय। बेटा एक्ट जो आता है केम इन फोर्स कब होता है? 12 अक्टूबर जो डेट है 1993, ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के लिए है, जो न्यू दिल्ली में बना है। दोनों की दोनों डेट्स अलग हैं। यह इसकी स्थापना को दर्शाता है, और यह अधिनियम का पूछा गया था। प्रेसिडेंट कंसेंट 24 तारीख को मिला है, और यह लागू 28 तारीख को मिला है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बताइए जरा, 2019 के संशोधन से पूर्व यदि किसी व्यक्ति को 67 वर्ष की आयु में नेशनल ह्यूमन राइट अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है तो वह अधिकतम कितने वर्ष तक सेवा कर सकता था? अधिकतम कितने वर्ष तक सेवा कर सकता था बताइए। अगर वह 67 का अपॉइंट हुआ है तो अधिकतम कितनी एज तक वह सेवा कर सकते हैं बताएं, बगैर परेशानी के। बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है, बगैर परेशानी की चर्चा करिए।
ठीक है पंकज, चर्चा होनी चाहिए भाई साहब, चर्चा उस लेवल की करो ताकि आप भी को भी समझ में आए कि क्या ही लेवल चल रहा है, मजा आए। देखो अगर बिफोर द 2019 अमेंडमेंट if a person was appointed national human rights chairperson at age of 67, what was the maximum tenure he or she could serve? तो 3 वर्ष ही कर सकता है, क्योंकि भाई टिल एज 70, असलियत में अगर हम बात बनाएं तो एज 70 तो थी। अब यार इसमें दोनों ही सही हो सकते हैं, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप 3 वर्ष को चयनित करें, 3 वर्ष को आप चयनित करें तो इसके अंतर्गत वो चीज बेहतर देखने को मिल जाएगी। हाँ, एक सवाल इसमें हो सकता था, एक सवाल इसमें हो सकता था कि इसके अंदर उम्र ही 64 लिखते, तो यह आपका 5 वर्ष तक रह सकता था। यार जो इसका कॉन्सेप्ट पता है क्या है, कॉन्सेप्ट ये सवाल ही घटिया है, ऐसा सवाल नहीं बनना चाहिए था। सवाल बनना चाहिए था किसी उम्र व्यक्ति की जो आयु है, वह व्यक्ति की आयु है 66 वर्ष, वह कब तक पद पर बना रहेगा 2019 से पहले और 2019 के बाद, 2019 के पहले के प्रोविजन के हिसाब से और 2019 के बाद के प्रोविजन के हिसाब से। अब इसके आंसर्स अलग अलग हो जाएंगे। जैसे उदाहरण की बात करिए, जैसे 66 वर्ष का कोई अपॉइंट हुआ तो कितने वर्ष तक पद पर रहेगा? सर यह 4 वर्ष तक पद पर रहेगा। क्यों? क्योंकि टिल द एज ऑफ 70 ये पद पर रहेगा। अगर बाद में है तो ये 69 तक केवल 3 इयर्स पद पर रहेगा, जबकि यहां वह 4 वर्ष रह सकता था। तो सवाल बनता ये, लेकिन सवाल इन्होंने घटिया बना रखा है, पूरी तरीके से घटिया बना रखा है। आज की डेट में जो कॉन्सेप्ट है वो मैक्सिमम 3 वर्ष का टेन्योर करता है, लेकिन जो टेन्योर 2019 से पहले था वो 5 वर्ष का टेन्योर। आगे बढ़िए अगला सवाल। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग 1946 और संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद 2006 के बीच कितने वर्ष का अंतर था, और यह संख्या किस भारतीय नियम से मेल खाती है? ये जो संख्या है भारत के किस मेल से मतलब अंतर किससे खाती है? ये बड़ा अच्छा सवाल है, इतना जोर का सवाल है जो मजा आ जाए। बताएं जरा। जय महिष्मती, जय महिष्मती। ठीक है चलिए, देखो अगर हम बात करते हैं व्हाट वाज द गैप इन इयर्स बिटवीन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन 46 एंड 2006। जिंदा पता लग रहा है 50 वर्ष का अंतर है, 60 वर्ष का अंतर है सर, जिंदा पता लग रहा है। और यह जनरल रिटायरमेंट एज भी होती है कि जैसे सरकारी नौकरी है तो 60 वर्ष की उम्र में जाकर आप सरकारी नौकरी से आप जो है रिटायरमेंट ले सकते हैं, तो सामान्य रिटायरमेंट है। आगे बढ़िए। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की नियुक्ति समिति में राज्यसभा के सभापति को क्यों शामिल नहीं किया गया जबकि उपसभापति को शामिल किया गया? सर ये तो बड़ा बड़ा बढ़िया सवाल है सर, मजा आ गया सर। देखो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की नियुक्ति में राज्यसभा का सभापति नहीं है, आप भी जानते हैं। उसकी कंपोजिशन जो सेक्शन 3 में दी हुई है उसके अंतर्गत ये नहीं है भाई साहब, जबकि उपसभापति दिया गया है। तो ऐसा क्यों हुआ है? चेयरमैन इज कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूशनल पद है भाई, ऐसे तो वाइस चेयरमैन भी कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है, ये क्या फर्जी बात हुई? ये तो नहीं हो सकती। सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं जिनकी दूसरी जिम्मेदारियां हैं। सभापति अधिक अनुभवी होते हैं, यह कानूनी बाध्यता है, लीगल बाध्यता आपको देखने को मिलती नहीं। वास्तविकता में जो सभापति होते हैं वो खुद जो है कार्य करने के लिए आते हैं, तो उनके पास राष्ट्रपति की भी जिम्मेदारियां आ सकती हैं, इस वजह से उनको यहां पर अपॉइंट नहीं किया जा सकता, उनके ऊपर फिर वर्कलोड बढ़ जाए। अब रिसेंटली सीपी राधाकृष्णन आपको देखने को मिल जाएंगे, वर्तमान में हमारे जो उपराष्ट्रपति पद है उसको सुशोभित कर रहे हैं। ठीक है चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला सवाल बताइए। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में 3 मानव अधिकार विशेषज्ञ सदस्यों में से कम 1 महिला अनिवार्य है, यह प्रावधान संविधान के किस मौलिक अधिकार से प्रेरित है? वाजिब, मतलब एक महिला का होना जरूरी है। ठीक है चलिए, एक महिला का होना जरूरी है, यह आपको कहां देखने को मिलेगा? सर इसको बहुत बहुत बढ़िया तरीके से समझिए। जैसे कि एक बच्चा कमेंट कर रहा है, अच्छा इसको खुद नहीं पता है लिख क्या रहा है, कह रहा है पंजाबी में कमेंट कर रहा है, पंजाबी ही लिख रखी है, गुरुमुखी लिख रखी है इसमें लिपि, और कह रहा है गुरु जी टिप्पणियां नजरअंदाज ना करें, इसने ये लिख रखा है। और ये सोच रहा होगा कि कमेंट कमेंट लिखा जाएगा, बेटा वो आपने लिख रखा है गुरु जी टिप्पणियां नजरअंदाज ना करें, आपने ये लिख रखा है पंजाबी में, मुझे आती है पढ़नी, मैंने बताया ना। तो बात समझते हैं, धारा 15 का 3 दरअसल महिलाओं के लिए एक विशेष प्रावधान है। ये क्या? महिलाओं के लिए एक विशेष प्रावधान है जो उनको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंतर्गत जगह दिलाता है। ठीक है, वो जगह दिलाता है। समानता का अधिकार कैसे हो जाएगा? अगर समानता का अधिकार होता तो महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोविजन होता ही नहीं। महिलाओं के लिए जो स्पेशल प्रावधान है
वो होने के पीछे का कारण यही है कि दिस इज अ स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन बिकॉज दिस इज फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 30 के तहत नामित मानव अधिकार न्यायालय की न्यायिक शक्तियां किस स्तर की होती हैं? बताइए, व्हाट इज द लेवल ऑफ द जुडिशियल पावर ऑफ ह्यूमन राइट कोर्ट्स डेजिग्नेटेड अंडर द सेक्शन 30 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। ह्यूमन राइट्स एक्ट के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं कि धारा 30 के तहत नामित मानव अधिकार न्यायालय की न्यायिक शक्तियां किस स्तर की होती हैं, ये थोड़ा सा बताइए। ये मैं हालांकि अभी मैं बता के आया था, इसके बारे में बताइए। चलिए देखो, बात को करते हैं तो बात को बहुत ध्यान से समझते हैं। देखो 30 सेक्शन में बताया गया है कि ह्यूमन राइट्स कोर्ट अलग से बनाए जाएंगे, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो जो सेशन कोर्ट होंगे वही ह्यूमन राइट्स कोर्ट बन जाएंगे। जो सेशन कोर्ट्स होंगे, जो हमारे सेशन कोर्ट्स होंगे, वही आपकी ह्यूमन राइट कोर्ट्स बन जाएंगे। इस बारे में चर्चा की गई है कि सर ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स आपको सेशन कोर्ट्स में ही देखने को मिलेंगे, तो करेक्ट आंसर आपको सेशन कोर्ट देखने को मिलेगा कि सेशन कोर्ट्स ही ह्यूमन राइट कोर्ट्स आपके होते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर कब अपनाई गई थी? When was the Universal Declaration of Human Rights UDHR adopted? यूडीएचआर को कब अपनाया गया था? 10 दिसंबर 1948 में इसको अपनाया गया है। ठीक है, याद रखना, इसी वजह से 10 दिसंबर क्या होता है, ह्यूमन राइट्स डे आपको देखने को मिलता है। ठीक, अगला सवाल ये रहा, मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को ही इस कारण से इसको मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? कब से ये एनुअली ऑब्जर्व किया जा रहा है? कब से यह मनाया जा रहा है? 1950 से यह मनाया जा रहा है। मजा आ गया? आगे बढ़िए, यूडीएचआर की घोषणा किस शहर में की गई थी? पेरिस में की गई थी। पेरिस में की गई थी। कौन सी वाली मतलब अनाउंसमेंट थी? तीसरे नंबर की अनाउंसमेंट थी, यूनाइटेड नेशंस। अगला सवाल, यूडीएचआर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र में अपनाया गया था? थर्ड सेशन में अपनाया गया था। थर्ड सेशन के अंतर्गत इसको अपनाया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो, पहला सेशन होता है 46 में, दूसरा 47 में और तीसरा होता है 48 में। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अगला सवाल ये रहा, यूडीएचआर में कुल कितने अनुच्छेद है? सर 30 अनुच्छेद देखने को मिलते हैं। इनका ट्रांसलेशन कितनी भाषाओं में हो चुका है? सर ट्रांसलेशन हो चुका है इनका 577 लैंग्वेजेस में। पूछा जा सकता है एक्चुअली किस भाषा में थे? सर ये एक्चुअली इंग्लिश और स्पेनिश में थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा, अगला सवाल है ये है कि यूडीएचआर की मूल भाषाएं कौन कौन सी हैं? वाजी वाजी, क्या बात। यूडीएचआर की जो मूल भाषाएं हैं वो कौन सी? मजा बांध देंगे आप लोग, तो मुझे ऐसा लग रहा है। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये फ्रेंच और इंग्लिश है। स्पेनिश बोल दिया था क्या मैंने? फ्रेंच है बच्चे, फ्रेंच। अगर मैंने स्पेनिश बोल दिया था तो याद रखना दिस इज फ्रेंच। फ्रेंच देखने को मिलती है। ठीक है, इंग्लिश एंड फ्रेंच देखने को मिलती है। ठीक है, फ्रेंच के परफ्यूम बड़े अच्छे होते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। मेरे पास तो भाई परफ्यूम ही नहीं है, क्योंकि मेरी तो अंतर आत्मा ही सुगंधित है। अद्भुत। ऐसे ही अपने चरित्र को महकाइए। दीवार पे मैंने कहीं लिखे देखा था। ठीक है अनुपम, काम हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, इसके अंतर्गत चीजों को समझते हैं, लेवल किस स्तर पर बढ़ेगा। ठीक है, चलिए यूडीएचआर की अब तक कितनी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है? यह 550 से अधिक भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। 550 से अधिक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। ठीक है, चलिए सर, मैं आपके जितनी पंजाबी जानता था थानू। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कमेंट यार ऊपर निकल जा रही है आपकी। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना कब होती है? सर ये 1946 में कमीशन बनता है। 1946 में कमीशन बनता है, लेकिन ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो बनता है ये 2006 में बनता है। 2006 में बनता है। इसके बीच का गैप 60 वर्ष है। जो हमारे यहाँ पर जो क्या बोलते हैं उनको, जो एक नॉर्मल रिटायरिंग एज होती है उसके बराबर ये होता है। 1946 में आपका बना है और रिटायरिंग एज के अंतर्गत इसमें थोड़ा सा याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल। अब पूछा संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की स्थापना कब हुई है? जैसा कि मैंने बताया 2006 में स्थापना हुई है। अब दो सवाल आपके सामने, 24 अक्टूबर को या 15 मार्च को? तो मार्च का महीना तो वैसे भी सही नहीं है। मार्च का महीना तो सर इसको वैसे भी हम सही नहीं मानते कि सर मार्च का महीना सही होगा।
इसको तो खुद भी सही नहीं मानते। तो जब सही नहीं मानते तो याद रखें, महीने को सही करने के लिए ही काम किया जाता है। ठीक है, महीने को सही करने के लिए ही ये काम किया जाता है। 15 मार्च 2006 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे हम बात करते हैं अगला सवाल। हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल? वर्तमान में जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है, इसमें कितने सदस्य हैं? जब शुरू होती है तो 58 मेंबर्स थे, जिसमें से 48 लोगों ने साइन किया था। लेकिन अगर हम बात करते हैं वर्तमान में सदस्य आपको कितने देखने को मिलते हैं, सर 47 सदस्य हैं, प्रत्येक का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। ठीक है, चलिए 47 और टेन्योर कितना होता है? 3 इयर्स का। टेन्योर होता है 3 इयर्स का। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल समझिए, अगला सवाल ये रहा, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? वर्तमान में 3 वर्ष का है। आगे बढ़िए। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का मुख्यालय आपका कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। जो आसान सवाल है उसको आसान तरीके से करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला सवाल समझिए, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना आपको कब देखने को मिलती है? 28 सितंबर 1993। हेडक्वार्टर कहाँ पे? दिल्ली में। एनएचआरसी किस प्रकार की संस्था है? ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, यानी इसके लिए अधिनियम लेकर आया गया है, संविधान में इसका जिक्र नहीं है। इसके लिए अधिनियम लाया गया है, संविधान में इसका जिक्र नहीं है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ है? 28 सितंबर 1993 में आपका ये लागू हुआ है। 28 सितंबर 1993 के अंतर्गत यह लागू हुआ है। ये सवाल गलत बता दिया है मैंने गलती से। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में पूछा है कि इसकी स्थापना कब हुई है। ये 12 अक्टूबर में स्थापित होता है, लेकिन जो एक्ट पारित होता है वो 28 सितंबर को होता है। स्थापना होती है अक्टूबर में, और यह जो आपका एक्ट लागू होता है ये होता है 28 सितंबर में। ठीक है, याद रखो। अगला सवाल है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं? अध्याय की बात करिए, अध्याय की बात करते हैं। 43 सेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन अध्याय के बारे में पूछा गया है कि सर अध्याय कितने आपको देखने को मिलते हैं? इसके अंतर्गत हम बात करते हैं, फटाफट बताओ। अध्याय 8 हैं और सेक्शन 47 हैं। अध्याय कितने? अध्याय 8 हैं, 8 आपको देखने को मिलते हैं पार्ट। सेक्शंस कितने हैं सर जी? 43। सेक्शंस कितने हैं सर जी? सेक्शंस ऑफ 43। बात को समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। आगे हम चर्चा करते हैं, ये लीजिए अगला सवाल। मानव अधिकार संरक्षण में कितने सेक्शन है? 43। अगला सवाल ये रहा, एनएचआरसी के पहले अध्यक्ष कौन थे? सर रंगनाथ मिश्रा आपको देखने को मिल जाएंगे। वर्तमान में रामा सुब्रमण्यम आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, मुख्यालय कहां पर स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, 2019 में एनएचआरसी संबंधित किस गृह मंत्री के कार्यालय में संशोधन हुआ था? अमित शाह के समय में यह संशोधन हुआ था। बहुत बेसिक चीजों को यहाँ पर रखा है। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल। 2019 के संशोधन से पहले एनएचआरसी अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता था? 5 वर्ष होता था। अभी कितना है? 3 वर्ष। ठीक है, अभी कितना है? 3 वर्ष है। वर्तमान में एनएचआरसी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष के 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो वही कार्यकाल होगा। अगला सवाल है, 2019 के संशोधन से पहले एनएचआरसी अध्यक्ष कौन बन सकता था? केवल रिटायर्ड सीजीआई। पहले क्या बन सकता था? केवल रिटायर्ड सीजीआई। अब कौन बन सकता है? रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या रिटायर्ड चीफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पहले तो केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकता था, लेकिन अभी क्या कह दिया है कि चीफ जस्टिस अगर नहीं भी होगा, केवल चीफ जस्टिस ना होके केवल जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, तो वो भी अपॉइंट हो सकता है। वर्तमान में एनएचआरसी अध्यक्ष कौन बन सकता है? रिटायर्ड जज या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज? रिटायर्ड सीजीआई या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, चलिए। सर कम क्यों कर दिया कार्यकाल? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कार्यकाल का कम किया जाना बेहद जरूरी है। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल ये रहा, एनएचआरसी में कुल कितने पूर्णकालिक सदस्य होते हैं? अध्यक्ष ही। हाउ मेनी फुल टाइम मेंबर्स आर देयर इन एनएचआरसी? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंतर्गत जो फुल टाइम मेंबर्स हैं वो कितने आपको देखने को मिलते हैं? ठीक है, बताइए। जो कितने मेंबर्स हैं जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंतर्गत इंक्लूडेड है? फुल टाइम मेंबर्स की बात कर रहे हैं, तो फुल टाइम मेंबर 6 हैं, 5 प्लस 1, 5 अन्य होते हैं, एक आपका होता है अध्यक्ष। ठीक। अगर मैं बात करता कि कितने एक्स ऑफिशियो चीफ है, तो 7 एक्स ऑफिशियो चीफ भी देखने को मिलते हैं। ठीक बात। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल, हाउ मेनी मेंबर्स फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट आर देयर इन एनएचआरसी? सुप्रीम कोर्ट से कितने, अपार्ट फ्रॉम चेयरमैन, चेयरपर्सन के अलावा बाकी सुप्रीम कोर्ट से कितने मेंबर देखने को मिलते हैं? चेयरमैन के अलावा सुप्रीम कोर्ट से कितने मेंबर आपको देखने को मिलेंगे? बताइए। बगैर परेशानी के होते हैं। सब भ्रष्टाचार से अत्याचार बढ़ता है। वाह जी वाह। अगर हम सच बात बताएं तो एक तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जज होता है या फिर वर्तमान में जज होता है वो अध्यक्ष बनता है। इनके अलावा एक और सदस्य होता है अध्यक्ष के अलावा,
एक अध्यक्ष के अलावा, एक तो अध्यक्ष होगा ही, एक उनके अलावा एक और। एनएचआरसी में उच्च न्यायालय से कैसे सदस्य लिए जाते हैं? व्हाट टाइप ऑफ मेंबर इज टेकन फ्रॉम हाई कोर्ट इन एनएचआरसी? एनएचआरसी मान के चलिए हाई कोर्ट से कोई व्यक्ति लिया जाना है, तो वह किस प्रकार से लिया जाएगा बताएं। सर मुख्य जज लिया जाएगा, या तो मुख्य जज लिया जाएगा, भले ही वो वर्तमान में हो या रिटायर्ड हो। अगर हाई कोर्ट से ले रहे हो तो भाई ऐसे ही लेना, कंडीशन है। अगला सवाल, एनएचआरसी के 5 सदस्य में से कम कितनी महिलाएं होनी चाहिए? सर एक सदस्य महिला होनी चाहिए, और ये एक प्रकार से देखा जाए तो आर्टिकल 15 जो है इसका भी तीसरा जो भाग है, जो महिलाओं के लिए विशेष अधिनियम बनाने की क्षमताएं देता है, या उसके अंतर्गत देखने को मिलता है। एनएचआरसी में कुल कितने पदेन अध्यक्ष होते हैं? एक्ट ऑफिशियो चीफ आपके कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। निम्नलिखित में से कौन एनएचआरसी का पदेन सदस्य नहीं है? चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन फॉर वुमेन आपके होंगे, कमीशन फॉर माइनॉरिटी ये भी होंगे, नेशनल एजुकेशन कमीशन ये शामिल नहीं होते। बाकी एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस राइट, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस राइट 2007 प्रियंका कानून को अध्यक्ष वाजिब। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, एनएचआरसी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए सीमित समिति में कितने लोग होते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द कमेटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एनएचआरसी? चेयरपर्सन एंड मेंबर्स, चेयरपर्सन मेंबर्स कितने लोग देखने को मिलते हैं बताओ। सर जी हाउ मेनी मेंबर्स हैं जो कमेटी में होते हैं फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अपॉइंटमेंट में जो मेंबर्स होते हैं वो कौन कौन आपको देखने को मिलते हैं? कितने आपको इसके अंदर पर्सन देखने को मिल जाएंगे? सर टोटल होते हैं 6%। टोटल कितने पर्सन होते हैं? 6% आपको देखने को मिलते हैं। प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा, 3 मेंबर हो गए। होम मिनिस्टर होता है, ये हो गया। लोकसभा के अंतर्गत आपका स्पीकर होता है, 5वां हो गया। और छठा पर्सन आपको इसमें एक और देखने को मिलता है, छठे पर्सन आपको इसके अंतर्गत एक और देखने को मिलता है, जो राज्यसभा का उपसभापति होता है। तो 6 मेंबर्स इस प्रकार से होते हैं। आगे हम बात करते हैं एनएचआरसी की नियुक्ति समिति में कौन अध्यक्ष होता है? प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, ये राष्ट्रपति को सलाह देने का काम करता है। अगला सवाल ये समझिए, एनएचआरसी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? जैसा कि मैंने बताया नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल की कमीशन की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है, बट इसको सलाह एक 6 मेंबर्स की काउंसिल देती है, एक 6 मेंबर्स की काउंसिल इसको सलाह देती है। ठीक है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा में एनएचआरसी के गठन का उल्लेख है? एक्ट की किस धारा में एनएचआरसी का उल्लेख है बताएं। कि भाई नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आपको बताया गया सर, ये है धारा 3 में। किसमें है सर? धारा 3 में आपको देखने को मिल जाएगा। 30 के अंतर्गत है कोर्ट की स्थापना, 21 में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, एक में इसका प्रारंभ विस्तार, ये सब चीजें दी गई हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रीय संरक्षण अधिनियम की किस धारा में राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन है? और राज्य के स्तर पर मानव अधिकार का गठन 21 में आपको देखने को मिलेगा, 21 में देखने को मिल जाएगा, याद रखेंगे। बहुत बहुत यार, आप तो अच्छे बच्चे निकले। नेक्स्ट हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई है? 7 अक्टूबर 2002। ठीक बात, याद रखें। इसके बाद आज का लास्ट प्रश्न आपकी कॉपी के अंदर करने के लिए आप तैयार रहिए। यह है आपका आज की क्लास का लास्ट प्रश्न। उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहां पर है? इस मुख्यालय के बारे में चर्चा करते हैं कि मुख्यालय आपको कहां देखने को मिलेगा। नहीं, अभी हो सकते हैं सवाल, याद रखना यह आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा, लखनऊ में है। नेक्स्ट है, मानवाधिकार न्यायालयों की नियुक्ति किस धारा के तहत की जाती है? सेक्शन 30 के तहत इसकी नियुक्ति की जाएगी। सेक्शन 30 के तहत इसकी नियुक्ति की जाएगी। नियुक्ति कैसे की जाएगी सर? सेक्शन 30 के तहत इसकी नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, यदि किसी व्यक्ति की आयु 71 वर्ष है तो क्या वह एनएचआरसी का अध्यक्ष बन सकता है? नहीं, आयु सीमा से अधिक है। हाँ, यदि वह रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज है। हाँ, यदि वह रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। 71 वर्ष में क्या कोई अपॉइंट हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं, आयु सीमा से बहुत अधिक है, यह अपॉइंट नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, यूडीएचआर में मतदान के समय कुल कितने देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य थे? यह आपका होमवर्क क्वेश्चन है, मैंने बीच में बताया, अभी बता रहा हूं, तो यहां पर होती है चीजें कंप्लीट। एक और बात, अगर किसी बच्चे को यह लगता है कि सर जो डेट आई है, किस चीज की डेट आई है? सर जो डेट आपको देखने को मिल रही है एनटीपीसी की, उसकी वजह से जीत सर यूपीएसआई पे कम ध्यान देंगे, आप बहुत गलत सोच रहे हैं। यूपीएसआई का इस वीक तो नहीं, अगले वीक वन शॉट भी आ रहा है,
इस वीक जो वन शॉट है बच्चे वह है एनटीपीसी के लिए, बट पढ़ने वाले बच्चे तो पढ़ेंगे और सिलेक्शन लेने वाले बच्चे भी पढ़ेंगे। यह आपको जो देखने को मिल रहा है यह कहां आपको देखने को मिलेगा, बात को समझिएगा। यह आपका अपना यूट्यूब चैनल है, आप अपने खुद के यूट्यूब चैनल पे आइए, लाइव सेक्शंस में जाइए और देखिए कल मैंने आपके पॉलिटी का वन शॉट लगाया, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस का, ये इकलौता वन शॉट बोलता पर्याप्त है। कल के लिए रेडी रहना, आप सब रेडी रहना, ताबड़तोड़ भौकाली आपको ये देखने को मिलने वाला है, इसके लिए रेडी रहना, बहुत तगड़ा मॉक टेस्ट होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसका आंसर जरूर बताना। और शाम को अगर मैं चर्चा करूं तो शाम को आपका मॉक होगा ही होगा, रात को मॉक होगा आपका, लाइव मॉक आपको देखने को मिलेगा आज शाम को, मॉक नंबर 12 जो यूपीएसआई के लिए। फिर इसके तुरंत बाद 10:30 बजे आपका एक और मॉक होगा एनटीपीसी का, छोड़ना नहीं। जय हिंद,